नमस्ते। आज हम उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के ई कंटेंट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस एमएससी बॉटनी फाइनल ईयर सेमेस्टर थर्ड के पेपर थर्ड प्लांट फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री एंड मेटाबॉलिज्म के जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ एंजाइम्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। संकत एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी, सरोजनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज भोपाल से आपको बेसिक एस्पेक्ट्स एंड जनरल नॉलेज देने जा रही हूँ। मैं यह आशा करती हूँ कि आप एंजाइम्स का एक जनरल आइडिया रखते होंगे और थोड़ा बायोकेमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजिकल, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ प्लांट्स के बारे में भी जानकारी रखते हैं। आज के इस लेक्चर से हम जानेंगे कि एंजाइम्स कितने प्रकार के होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, एंजाइम्स की हिस्ट्री एवं कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स क्या होती हैं। छात्रों, जैसा आप जानते हैं कि जो जीवन है, लाइफ है, वो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है कई सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस का। कई सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस या मेटाबॉलिक रिएक्शंस स्टेप बाय स्टेप्स किसी भी जीवन को चलाती हैं। इन रिएक्शन के मध्य कुछ रिएक्शंस एनाबॉलिक होती हैं और कुछ कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। एनाबॉलिक रिएक्शन से हमारा तात्पर्य होता है कि जिसमें बड़े मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस होती है, संश्लेषण होता है, और जब इस प्रकार की रिएक्शन होती है तो एनर्जी कंज्यूम होती है। कैटाबॉलिक रिएक्शंस में मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी निकलती है। ये सारी ही रिएक्शंस बायोकैटलिस्ट या एंजाइम्स की उपस्थिति में होती हैं। एंजाइम्स इन रिएक्शंस की रेट को प्रभावित करता है, अर्थात एंजाइम की क्रिया की दर को प्रभावित करता है, रेगुलेट करता है या नियंत्रित करता है, एवं यह प्रतिक्रियाएं कम तापमान एवं लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आइए अब हम एंजाइम्स के कुछ समानार्थी शब्दों को देख लें, जैसे कि बायोकैटलिस्ट या बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इन्हें ऑर्गेनिक कैटलिस्ट भी कहा जाता है और इन्हें बायो एक्सेलरेटर भी कहा जाता है, क्योंकि यह एंजाइमेटिक एक्शन को या रिएक्शंस की रेट को बढ़ाते हैं। पूर्व में एंजाइम्स को फर्मेंट्स कहा जाता था। एंजाइम्स लिविंग सेल्स के अंदर ही उत्पन्न होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। यह कई सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस को नियंत्रित करते हैं, रेगुलेट करते हैं, मेटाबॉलिक पाथवेज को एक्सेलरेट करते हैं, अर्थात रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं। यह स्वयं अप्रभावित रहते हैं इस क्रिया के दौरान एवं अंत में अनचेंज्ड ही प्राप्त हो जाते हैं। यह स्वयं जीवित नहीं होते, परंतु यह जीवन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। एंजाइम्स स्पेसिफिक होते हैं, अर्थात यह किस प्रकार की रिएक्शन करेंगे इसके लिए भी विशेष होते हैं। यह किस प्रकार के सबस्ट्रेट पर कार्य करेंगे उसके लिए भी एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, अर्थात यह एक एंजाइम सभी प्रकार की क्रियाओं को नहीं करता और एक एंजाइम नहीं करता। विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम एंजाइम्स का अध्ययन करते हैं उसे हम एंजाइमोलॉजी कहते हैं। एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं और प्रोटीन अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। यह अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं एवं सारे अमीनो एसिड्स आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड एवं कुछ आयनिक बॉन्ड से भी जुड़े होते हैं, और जब इस प्रकार से यह जुड़े होते हैं तो यह प्रोटीन के सेकेंडरी या टर्शरी स्ट्रक्चर को बनाते हैं। जो सब्सटेंस कैटलिस्ट के रूप में किसी भी क्रिया को प्रभावित करता है, उसकी क्रिया या उस क्रिया के रेट को, दर को प्रभावित करता है, वह एंजाइम कहलाता है। तो हम कुछ एंजाइम की परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। यह केमिकल रिएक्शन को प्रभावित करते हैं और उस रिएक्शन के अंत में बिना आल्टर हुए, बिना चेंज हुए बच जाते हैं। एंजाइम्स ऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं जो कि बायोकेमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं।
बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं छात्रों? ये तो आप जानते ही हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती हैं और सबस्ट्रेट को, रिएजेंट को या रिएक्टेंट्स को कन्वर्ट कर देती हैं प्रोडक्ट में। आइए हम कुछ और एंजाइम्स की डेफिनेशन पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे कि एंजाइम्स ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं। ग्लोब्यूलर प्रोटीन का मतलब होता है कि वह प्रोटीन जो उनके टर्शरी स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। जब प्रोटीन टर्शरी स्ट्रक्चर के रूप में होता है तो उसमें कुछ अमीनो एसिड्स पोलर या हाइड्रोफिलिक होते हैं जो कि बाहर की तरफ होते हैं, और कुछ अमीनो एसिड्स नॉन पोलर या फिर हाइड्रोफोबिक होते हैं जो कि उस प्रोटीन स्ट्रक्चर में अंदर की ओर होते हैं। इस प्रकार से एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जो कि प्रोटीन की या एंजाइम की वाटर में सॉल्युबिलिटी को के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यह एंजाइम्स ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन की दर को प्रभावित करते हैं और बायोलॉजिकल सिस्टम में भाग लेते हुए भी अंत में एंड प्रोडक्ट को और स्वयं को अप्रभावित किए हुए बच जाते हैं। एंजाइम्स को हम बायोकैटलिस्ट नाम से भी जानते हैं, जो कि या तो सिंपल या फिर कंपाउंड प्रोटीन्स के बने होते हैं और मेटाबॉलिक रिएक्शन को। छात्रों, अब हम कुछ हिस्ट्री ऑफ एंजाइम्स पर ध्यान दें। जैसे कि किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट ने 1812 में सबसे पहले बताया था कि एक फैक्टर होता है, स्पेसिफिक फैक्टर, जो कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। डेब्रनॉफ नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि बार्ले सीड्स के जो जर्मिनेटिंग बार्ले सीड्स होते हैं उनका माल्ट जो एक्सट्रैक्ट होता है वो भी शुगर को स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी रखता है। पायन एंड परसोस ने डायस्टेज नाम के एंजाइम्स की खोज की थी एवं इन्होंने इस एंजाइम के नाम के आधार पर ही सफिक्स ASE हर एंजाइम के नाम के अंत में यह सफिक्स लगाया जाता है। यह हॉरेस डे सॉसेर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले एक जर्मिनेटिंग वीट से एंजाइम बनाया था जो कि डायस्टेज नाम के एंजाइम के समान ही कार्य करता है, और उन्होंने बताया था कि यह भी स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर सकता है। 1836 में थियोडोर शॉन नाम के साइंटिस्ट ने पेप्सिन को एक्सट्रैक्ट किया था जो कि मीट प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, जो कि गैस्ट्रिक जूसेस से निकलता है। इन्होंने ट्रिप्सिन को भी आइडेंटिफाई किया था जो एक पेप्टाइडेज डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। जे बर्जिलियस नाम के साइंटिस्ट ने 1837 में कैटालिटिक नेचर ऑफ एंजाइम्स बताया था, और इन्होंने ही बताया था कि जो बायोलॉजिकल डायस्टेज एंजाइम है उसमें लुई पाश्चर, जिन्हें की फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, इन्होंने ईस्ट सेल एडवर्ड बुकनर नाम के साइंटिस्ट ने जाइमेज नाम के एंजाइम का नामकरण किया था, और उन्होंने बताया था कि यह एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समनर साइंटिस्ट ने यूरिएज एंजाइम को सबसे पहले आइसोलेट किया था, प्यूरिफाई किया था, और उन्होंने यूरिएज एंजाइम को जैक बीन्स में से निकाला था। इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि इसका नेचर प्रोटीनेशियस होता है। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न एंजाइमोलॉजी भी कहा। आइए अब हम कुछ प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स के ऊपर नजर डालें। यह प्रॉपर्टीज बायोकेमिकल या बायोफिजिकल होती हैं। तो एंजाइम में सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसका प्रोटीनेशियस नेचर। यह पीएच के लिए सेंसिटिव होते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी है पीएच सेंसिटिविटी। इनमें कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी पाई जाती है जिसे एंजाइम का इफेक्टिवनेस कहते हैं। एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं सबस्ट्रेट के लिए और रिएक्शन के लिए, जो इसकी स्पेसिफिसिटी प्रॉपर्टी कहलाती है। एंजाइम रिएक्शंस रिवर्सिबल होती हैं जिसके कारण इसकी रिवर्सिबिलिटी प्रॉपर्टी होती है, और एंजाइम कोलाइडल नेचर के होते हैं।
कि प्रोटीनेशियस नेचर क्या होता है। प्रोटीनेशियस नेचर एंजाइम का उसके प्रोटीन के कारण होता है, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं तो इसका वही एलिमेंट्री कंपोजिशन होता है जो प्रोटीन का होता है। परंतु छात्रों, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, अपवाद भी हैं, जैसे कि कैटालिटिक आरएनए मॉलिक्यूल्स जिनको राइबोजाइम्स कहते हैं, ये प्रोटीन के बने नहीं होते, परंतु बाकी सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम हाइड्रोलिसिस पर अमीनो एसिड्स देते हैं और इनका एम्फोटेरिक नेचर होता है, अर्थात जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि इसमें बेसिक ग्रुप भी होता है और एसिडिक ग्रुप भी होता है। हाइड्रोलिसिस के पश्चात इसमें पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है, जिसे हम ज्विटर आयन कहते हैं। तो ये प्रोटीन का प्रोटीन में डीनेचुरेशन हो जाता है। यह डीनेचुरेशन कब होता है कि ये एंजाइम चूंकि प्रोटीन के बने होते हैं तो यह नॉर्मल प्रोटीन अनफेवरेबल कंडीशन में डीनेचर हो जाता है। यह अनफेवरेबल कंडीशन कौन सी होती है? यह कंडीशंस होती हैं हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर की प्रॉपर्टी को हम प्रोटीन की थर्मोलेबिलिटी भी कहते हैं, और पीएच में अंतर होने पर, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन में बहुत अधिक अंतर होने पर इसकी जो सब यूनिट्स होती हैं उनमें यह प्रोटीन डिसोसिएट हो जाता है और इस तरह से इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को यह लूज कर देता है, समाप्त हो जाती है, जिसको कि हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। थर्मोलेबिलिटी, क्योंकि यह प्रोटीन से बना है और प्रोटीन हायर टेम्परेचर पर इनएक्टिव हो जाता है, इसलिए इसे थर्मोलेबिलिटी कहते हैं, अर्थात प्रोटीन सेंसिटिव होते हैं राइज इन टेम्परेचर बढ़ने पर। यहाँ पर छात्रों आप एक ग्राफ देख रहे हैं जिसमें एक तरफ रेट ऑफ रिएक्शन है और एक तरफ टेम्परेचर है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हम देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, परंतु एक ऑप्टिमम रेट होती है, अर्थात उस टेम्परेचर के बाद रेट ऑफ रिएक्शन कम होना स्टार्ट हो जाती है और इस समय जो प्रोटीन है वो डीनेचर होने लगता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाती है। यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हर 10 डिग्री पर रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 3 गुना बढ़ती है, परंतु ऑप्टिमम वैल्यू पर पहुंचने पर रेट ऑफ रिएक्शन कम होने लगती है और सामान्यतः यह 60 डिग्री या उससे अधिक टेम्परेचर होने पर तेजी से कम होती है। तब जो एंजाइम का प्रोटीन है वो कोएगुलेट हो जाता है और इनएक्टिव हो जाता है। लेबिलिटी को हम इस तरह से भी जान सकते हैं कि कुछ एंजाइम्स जो कि ड्राई टिश्यूज में पाए जाते हैं, जैसे कि सीड्स और स्पोर्स में, वो बहुत अधिक टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं। लगभग 100 से 120 डिग्री तक टेम्परेचर को भी वो सहन कर सकते हैं, एंड्योर कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। परंतु बेस्ट एक्टिविटी एंजाइम्स की साधारणतः सभी एंजाइम्स की 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है और 0 डिग्री या इससे कम टेम्परेचर जाने पर भी एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं, परंतु तब इनएक्टिविटी रिवर्सिबल होती है, अर्थात वापस नॉर्मल टेम्परेचर पर आने पर वह एंजाइम वापस एक्टिव हो जाता है। अन्यथा हायर टेम्परेचर पर सामान्यतः एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाते हैं या डीनेचुरेशन हो जाता है। अब हम देखें पीएच सेंसिटिविटी। पीएच सेंसिटिविटी मतलब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन पर एंजाइम के ऊपर क्या असर होता है। तो एंजाइम जो जिस मीडियम में कार्य करता है उसकी पीएच कितनी है वह सीधे प्रभाव डालता है एंजाइम की एक्टिविटी पर, जैसे कि हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट है या एसिडिक है, एल्कलाइन, एसिडिक न्यूट्रल, न्यूट्रल या हाईली एल्कलाइन। यह इस बात पर भी डिपेंड करता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसा है, एंजाइम पर इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा है, या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स किस प्रकार से फॉर्म हो रहा है, तो यह भी इसको प्रभावित करता है। जो सर्टेन पीएच जिसे कि हम पीएच मैक्सिमा कहते हैं वह हर एंजाइम के लिए अलग अलग होती है। यहाँ पर आप ग्राफ में देख रहे हैं कि एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ने के साथ पीएच बढ़ने के साथ पहले एंजाइम एक्टिविटी बढ़ रही है, परंतु एक निश्चित पीएच पर जाकर एंजाइम एक्टिविटी कम होने लगती है, तो उसे हम ऑप्टिमम पीएच कहते हैं, परंतु हर एंजाइम के लिए ऑप्टिमम पीएच अलग अलग होती है।
पीएच वैल्यू जो होती है अधिकतर एंजाइम की न्यूट्रल की रेंज में मैक्सिमम होती है, परंतु ऑप्टिमम पीएच को कुछ कारक प्रभावित करते हैं, जैसे कि बफर सिस्टम का क्या प्रकृति या नेचर है, जैसे कि कोलाइड्स किस प्रकार के उपस्थित हैं, क्या एक्टिवेटर या इनहिबिटर भी मीडियम में उपस्थित हैं, सेल की या टिश्यूज की एज क्या है, या सबस्ट्रेट किस प्रकार का और किस प्रकृति का है। तो यह भी इस बात को प्रभावित करते हैं कि ऑप्टिमम पीएच उस एंजाइम के लिए कितनी होगी। मैक्सिमम एक्टिविटी यूजुअली आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है एंजाइम का, उस पर वो मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब आप जानते ही होंगे छात्रों कि वह पीएच जिस पर कि मॉलिक्यूल कोई भी नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज को कैरी नहीं करता या वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो उसे हम उसका आइसोइलेक्ट्रिक। अब हम अगली कैरेक्टर एंजाइम का देख रहे हैं जो कि है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो आप जानते हैं कि एंजाइम में कैटालिटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। एंजाइम जब कैटालिस्ट के समान कार्य करता है तो वो एंजाइम की रिएक्शंस को प्रभावित करता है, परंतु स्वयं उस रिएक्शन के अंत में अप्रभावित रहता है। एंजाइम की बहुत छोटी क्वांटिटी सबस्ट्रेट की बहुत बड़ी क्वांटिटी को प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म कर देती है या बदल देती है। रिएक्शन के अंत में यह बिना क्वांटिटेटिवली या क्वालिटेटिव चेंज के प्राप्त हो जाता है, इसलिए कम क्वांटिटी में ही उपयोग में लाया जाता है। और एंजाइम की जो कैटालिटिक पावर है उसको हम टर्नओवर नंबर में नापते हैं। टर्नओवर नंबर क्या होता है? तो वह सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की संख्या जो कि उसे कन्वर्ट कर देती है प्रोडक्ट में किसी इकाई समय के अंतर्गत, जबकि एंजाइम सबस्ट्रेट से पूरी तरह सैचुरेट हो, तो इसे हम एंजाइम का टर्नओवर नंबर कहते हैं। और यह कैटालिटिक एक्टिविटी का। एंजाइम की स्पेसिफिसिटी, यह भी छात्रों एक बहुत ही जरूरी महत्वपूर्ण एक पॉइंट है कि एंजाइम में स्पेसिफिसिटी होती है। किस चीज के लिए स्पेसिफिसिटी होती है? कि एंजाइम एक ही कैटालिटिक रिएक्शन को प्रभावित करता है या कैटालाइज करता है। एक एंजाइम कई प्रकार की रिएक्शंस को कैटालाइज नहीं करता, ना ही एक एंजाइम सब तरह के सबस्ट्रेट पर कार्य करता है। तो एंजाइम में स्पेसिफिसिटी बहुत अधिक होती है सबस्ट्रेट के लिए भी। इस स्पेसिफिसिटी के आधार पर एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को हम 4 तरह से पढ़ सकते हैं विभाजित कर एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, ग्रुप स्पेसिफिसिटी, ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी और ज्योमेट्रिकल। एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कि एक एंजाइम केवल एक स्पेसिफिक टाइप के सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर ही कार्य करेगा। फॉर एग्जाम्पल, यूरिएज एंजाइम को लेंगे तो यूरिएज केवल यूरिया पर कार्य करता है और अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, परंतु कोई दूसरा एंजाइम यूरिया पर कार्य नहीं कर सकता। उसी प्रकार कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एंजाइम जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ जोड़ता है और अंत में फॉर्म करता है कार्बोनिक एसिड। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यह एक कोशिका के अंदर श्वसन के समय उपयोग में लाया जाने वाला एंजाइम कार्बोनिक एसिड चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। ये CO2 को लेता है और CO2 को वाटर के साथ जोड़कर कार्बोनिक एसिड बनाता है और फिर वो कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो जाता है CO2 और H2O में और वापस CO2 बाहर निकल जाती है और एक्सेल हो जाती है। ग्रुप स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कि जब एंजाइम स्ट्रक्चरली रिलेटेड कंपाउंड पर ही अपना कार्य करता है या उसी प्रकार के सब्सट्रेट पर कार्य करके एंजाइम में रिएक्शन को कैटालाइज करता है। जैसे कि एक एंजाइम है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज जिसे हम LDH नाम से जानते हैं। देखिए ये पायरुवेट को लैक्टेट में बदल रहा है और लैक्टेट को वापस पायरुवेट में बदल सकता है। तो यहाँ पर ये दोनों पायरुवेट और लैक्टेट स्ट्रक्चरली रिलेटेड कंपाउंड है, इसलिए इस पर लैक्टेट डिहाइड्रोजन। ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी अर्थात
जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल या सब्सटेंस के दो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, तो एंजाइम केवल किसी एक ऑप्टिकल आइसोमर पर ही काम करते हैं। जैसे कि आर्जिनेज एंजाइम L-arginine पर ही काम करता है, यह उसके डी आइसोमर पर कार्य नहीं करता, अर्थात ये D-arginine पर कार्य नहीं करता, केवल L-arginine को आर्जिनेज एंजाइम कन्वर्ट करता है। एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम ऑक्सीडाइज करता है एल अमीनो एसिड को और उसका कीटो एसिड बनाता है। तो यहाँ चित्र में आपको यह दिखाई दे रहा है। ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी में कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो कि एल फॉर्म को डी फॉर्म में और डी फॉर्म को एल फॉर्म में बदलने की क्षमता रखते हैं। तो ये दो ऑप्टिकल आइसोमर्स पे काम करते हैं और उनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, एल फॉर्म और डी फॉर्म क्या होता है छात्रों, इसके बारे में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। एल का मतलब होता है डेक्स्टर, जिसे हम राइट कहते हैं, और एल का मतलब होता है लीवस, जिसे हम लेफ्ट भी कहते हैं। राइट या डेक्स्टर का मतलब होता है कि जब यह प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पॉजिटिव डायरेक्शन में रोटेट करता है, और एल फॉर्म प्लेन पोलराइज्ड लाइट को नेगेटिव डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम में अब हम देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल स्पेसिफिसिटी, अर्थात यह सिस और ट्रांसफॉर्म्स में बदलने की क्षमता रखता है। सिस फॉर्म का मतलब होता है कि जब फंक्शनल ग्रुप एक ही साइड पर लगे हों, और ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है जब फंक्शनल ग्रुप ऑपोजिट साइड पे कार्बन चेन के लगे हों। तो कुछ एंजाइम्स इस फॉर्म्स के लिए भी स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि फ्यूमेरेज एंजाइम जो कि इंटरकन्वर्जन करता है फ्यूमेरिक एसिड और मैलिक एसिड परंतु केवल एल मैलिक एसिड पर ही यह कार्य करता है। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं छात्रों, ये तो आप जानते ही हैं कि वह स्पेसिफिक मॉलिक्यूल का पार्ट जो कि किसी स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन या प्रॉपर्टी। ज्यादातर एंजाइम जो होते हैं वो रिवर्सिबिलिटी शो करते हैं, अर्थात ये एंजाइमेटिक रिएक्शन को रिवर्सिबल डायरेक्शन या बोथ डायरेक्शन में कर सकते हैं। जैसे कि लाइपेज एंजाइम जो एक प्रकार का डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये हाइड्रोलिसिस करता है फैट्स को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में बदल देता है, परंतु यही एंजाइम ग्लिसरॉल फैटी एसिड से वापस फैट्स या ट्राइग्लिसरॉल भी बना सकता है। एंजाइम रिएक्शन का डायरेक्शन किस तरफ का होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सेल से आपकी पीएच कितनी है, किस प्रकार के सबस्ट्रेट उपस्थित हैं, या एंड प्रोडक्ट की एक्यूमुलेशन या संग्रहण कितना हुआ है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि यूरिया जो है वो आर्जिनिन से बनता है और एंजाइम का नाम है आर्जिनेज, परंतु ये हाइड्रोलाइज होता है यूरियज एंजाइम से और फॉर्म करता है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। अर्थात हर एंजाइम रिवर्सिबल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, परंतु अधिकतर एंजाइम रिवर्सिबल करते हैं। फिर एंजाइम का कोलाइडल नेचर आता है। एंजाइम बहुत बड़े मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं और लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट 12,000 से 1 मिलियन डाल्टन तक हो सकता है। इन एंजाइम्स में एक बहुत छोटे पार्ट पर ही एक्टिव साइट होता है, जहां पर जाकर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जुड़ता है, परंतु सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से यदि हम कंपेयर करें तो एंजाइम का स्ट्रक्चर बड़ा होता है और इसी कारण से इसका डिफ्यूजन रेट कम होता है और यह कोलाइडल सिस्टम फॉर्म करता है। इसमें नॉन डायलाइजेबल सब्सटेंस लगे हो सकते हैं, अर्थात जो डिसोसिएट नहीं होते, परंतु कुछ एंजाइम डायलाइजेबल या डिसोसिएबल कंपोनेंट भी बनाते हैं, जिन्हें हम कोएंजाइम्स कहते हैं। आइए अब हम देखें कि एंजाइम और कैटलिस्ट में क्या अंतर होता है। एंजाइम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं, कैटलिस्ट केमिकल और नॉन लिविंग प्रोडक्ट्स होते हैं। एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं, कैटलिस्ट नॉन प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन जो होते हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी की 3 डायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जबकि कैटलिस्ट स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं जो सिंपल मिनरल आयंस होते हैं।
ये रिएक्शन में बहुत अधिक समय तक बने नहीं रह सकते एंजाइम्स। क्यों? क्योंकि एंजाइम्स का कोलाइडल नेचर होता है और वो डैमेज भी हो जाते हैं या इनएक्टिव भी हो जाते हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से। परंतु जो कैटलिस्ट होते हैं वो इस प्रकार की क्रिया नहीं देते हैं, इस प्रकार प्रभावित नहीं होते हैं और दोनों ही रिप्लेस किए जाते हैं कॉन्स्टेंटली। माफ कीजिएगा, कैटलिस्ट जो होते हैं उन्हें रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वह डैमेज नहीं होते, इनएक्टिव नहीं होते, जबकि एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं तो उन्हें रिप्लेस करना होता है। जो एंजाइम होते हैं वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं और रिएक्शन स्पेसिफिक भी होते हैं, परंतु कैटलिस्ट कई सारे सबस्ट्रेट पर कार्य कर सकते हैं और कई तरह की रिएक्शंस को भी कर सकते हैं। एंजाइम्स रेगुलेट होते हैं स्पेशल रेगुलेटर मॉलिक्यूल्स के द्वारा, जो कि उनके कन्फर्मेशन में या एक्टिविटी में चेंजेस कर सकते हैं, परंतु कैटलिस्ट रेगुलेटर मॉलिक्यूल से रेगुलेट नहीं होते हैं। एंजाइम्स बहुत अधिक सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के लिए और पीएच के लिए, जबकि कैटलिस्ट पाई जाती है। आइए अब हम देखें कि एंजाइम और कैटलिस्ट में फिर समानताएं क्या होती हैं। दोनों ही रिएक्शन के अंत में अप्रभावित रहते हैं, अनचेंज्ड होते हैं केमिकली और क्वांटिटेटिवली भी, और दोनों ही दूसरी रिएक्शन में यूज किए जा सकते हैं। स्मॉल क्वांटिटी में इनकी आवश्यकता होती है। यह इक्विलिब्रियम को, यदि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो अल्टर नहीं करते। ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। किस तरह से बढ़ाते हैं? यह एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। छात्रों, जब हम मैकेनिज्म एंड मोड ऑफ एक्शन पढ़ेंगे तो इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। यह कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट के साथ, जो कि शॉर्ट लिव्ड या टेम्पररी होता है और उसके बाद सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदल जाता है और एंजाइम अलग। आइए अब हम देखें कि एंजाइम और हार्मोन में क्या अंतर होता है। एंजाइम जो होते हैं वो कैटलिस्ट की तरह कार्य करते हैं, जबकि हार्मोन मैसेंजर की तरह कार्य करते हैं और बॉडी के अंदर किसी भी फंक्शन को ट्रिगर करते हैं या प्रारंभ कर देते हैं। अधिकतर सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, परंतु हार्मोन प्रोटीन के बने हो सकते हैं या सिंपल अमीनो एसिड के बने हो सकते हैं या स्टेरॉइड्स के बने हो सकते हैं। एंजाइम्स रीयूजेबल होते हैं, पुनः रिएक्शन में काम में लाए जा सकते हैं, परंतु जो हार्मोन्स होते हैं उनका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है तो वो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जैसे टेम्परेचर और पीएच का लेवल, ये एंजाइम को प्रभावित करते हैं, जबकि हार्मोन्स बहुत अधिक इससे अफेक्टेड नहीं होते हैं। आइए हम एग्जाम्पल देख लें, जैसे इंसुलिन हार्मोन, ये पेनक्रियास में बनता है और ब्लड शुगर के लेवल को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, और प्लांट में पाए जाने वाले हार्मोन्स ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन हार्मोन्स होते हैं। तो ये होते हैं हार्मोन्स। तो छात्रों, आज जो आपने देखा और पढ़ा है उसके ऊपर बेस्ड हम चाहेंगे कि आप कुछ और पुस्तकों से अध्ययन करें, गहन अध्ययन करें, जैसे कि वीके जैन की पुस्तक है प्लांट फिजियोलॉजी, जैन एट अल की पुस्तक है फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, कुमार और पुरोहित की प्लांट फिजियोलॉजी, लेहनिंजर की बायोकेमिस्ट्री और सेलिसबरी रॉस की प्लांट फिजियोलॉजी। इनसे आप आइए अब देखें कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपसे पूछे जा सकता है एंजाइम स्पेसिफिसिटी के बारे में, जैसे कि आपने 4 तरह की एंजाइम स्पेसिफिसिटी अभी पढ़ी थी, या फिर प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम के बारे में, या डिफरेंशिएशन पूछा जा सकता है आपसे एंजाइम और कैटलिस्ट के बीच में, एंजाइम और हार्मोन्स के बीच में, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि एंजाइम और कैटलिस्ट में क्या समानता होती है, किस तरह से टेम्परेचर और पीएच एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। कुछ लॉन्ग आंसर हो सकते हैं, जैसे कि गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स के गुणों पर। धन्यवाद।